Hello everyone. Today we will start our next chapter that is forest and wildlife resources. बेटा आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम एक बार इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे। तो सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा फ्लोरा एंड फोना, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। सेकंड हमारा रहेगा कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। थर्ड हमारा रहेगा प्रोजेक्ट टाइगर जो कि भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। फोर्थ हमारा रहेगा टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। उससे आगे हमारा लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ये 5 टॉपिक्स हैं बेटा जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। लेकिन किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हम इस चैप्टर को बिल्कुल ही जड़ से, बिल्कुल ही बेसिक से जानेंगे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के रूप में हमें क्या-क्या पढ़ना है इसमें। जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है रिसोर्सेज के बारे में, अब जैसे-जैसे बुक में चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, आपकी रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन होता चला जाएगा। जैसे रिसोर्सेज के अंदर हमने फॉरेस्ट को भी पढ़ा था, हमने लैंड को भी पढ़ा था, हमने वाटर को भी पढ़ा था। जैसे इसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ आई है कि हम इनके ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, वाइल्ड लाइफ किस रूप में हमारे लिए रिसोर्सेज हो सकते हैं। उससे अगला हमारा थर्ड चैप्टर जो होगा वो हमारा वाटर रिसोर्सेज होगा। तो हम कह सकते हैं ये सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में जो बेसिक जान लिया था रिसोर्सेज के बारे में, अब आगे हम इस सेकंड चैप्टर में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेयर दिस प्लेनेट विद बिलियन ऑफ द अदर लिविंग बीइंग्स। ये हमें पता है कि हम अपनी पूरी जो पृथ्वी जो हमारी अर्थ है वो मिलियंस ऑफ यहाँ पे इसके ऊपर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनके साथ हम अर्थ को शेयर करते हैं, जिसमें एनिमल्स आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। अगर लार्जेस्ट एनिमल की बात करें तो उसमें जैसे फिशेज आ जाती हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, चीता हैं या लॉयन वगैरह हैं या फिर प्लांट्स हैं। इन सब के साथ हम अपना जो अर्थ है उसको शेयर करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि अर्थ सिर्फ ह्यूमन से बिलोंग नहीं करती है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम डिपेंड करते हैं और ये एक इकोसिस्टम का फॉर्म करती है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज ए फूड चेन, हम फूड चेन में कहाँ पे आते हैं और किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। आपने लास्ट क्लासेस में जो आपकी क्लास गई 9th में 8th में या बचपन में आपने पढ़ा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो भी इस अर्थ का पार्ट होते हैं। वो भी, इनके बिना भी अगर हम इनको हटा दें, इसके बिना भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो हम इसमें जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे रोल प्ले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ, अगर किसी भी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसके आसपास के अराउंड एरिया में एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जब भी वहां से जाते हैं तो सड़न पैदा हो जाती है जिसको हम बता देते हैं कि यहाँ पे किसी न किसी कोई पशु मरा हुआ है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करके और उसको सोयल में कन्वर्ट कर देते हैं और उस सोयल का इस्तेमाल हम करते हैं। तो उस सोयल का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, हम मान लें एग्रीकल्चर वगैरह उसमें भी। लेकिन उसको सबसे पहले ये बात जानने की है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होते तो उस एक एनिमल को सड़ने में लाखों साल लग जाएंगे। तो इससे हम जान सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो दूसरी तरफ आपने बच्चों ने सुना होगा दही वगैरह जो है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो कि दही है वो आपकी शाम से सुबह तक हम दही बन जाती है, दूध से दही बन जाती है। लेकिन अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो उस दूध से दही में बनने में भी सालों लग जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारा किस तरीके से हमारी इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं लेकिन साथ साथ इनके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो जाते हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। जैसे वायरस वगैरह हो जाते हैं कुछ जो हमारे लिए डिजीज का कारण बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट आप कोरोना वायरस से ले सकते हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने इस बात को भी दर्शाया है ना कि वो भी इस अर्थ को बिल्कुल एक वायरस, छोटा सा वायरस
पूरी अर्थ की इकोनॉमी को, पूरी अर्थ की जितने भी हमारी डिपेंडेंसी थी, जो भी हमारा सिस्टम था, उसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ने में बिल्कुल ही सक्षम हो सकता है। ये चीज़ आप वहाँ से काउंट कर सकते हैं कि एक वायरस भी है, वो भी हमारी अर्थ के जितने सिस्टम है, जितना कंस्ट्रक्शन हमारा, उसको खराब कर सकता है। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में भी हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल फंगस हो जाता है। कई बार ये भी हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं और ये भी हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योग्राफी, बैक्टीरिया हमारे इकोसिस्टम का भी पार्ट होता है। इसके बिना भी हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम का बैलेंस में होना बिल्कुल भी नहीं होगा। बैक्टीरिया भी उसमें अपना हिस्सा क्रिएट करता है और ये भी उसका पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम लाइकेन्स की बात करें, तो लाइकेन इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से कंपोजिट को समझना होगा। व्हाट इज ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म? कंपोजिट ऑर्गन जो होता है, उसका मतलब होता है जुड़ा होना। मीन्स उसका होता है कि जब कोई दो चीजें जुड़ती हैं तो उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। ये कंपोजिट आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, कंपोजिट नंबर जो पढ़ते हो, वो भी उसका मतलब होता है जुड़ा होना। तो कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन राइज आता है कि अगर वो कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है तो वो किन दो चीजों से जुड़ा हुआ है? तो दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ फंगस एंड एल्गे। ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फंगस और एल्गे से जुड़ने से बनता है। आगे चलिए, ग्रोइंग टुगेदर इन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है ए बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? दैट इज बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन, तो दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब हमारा इंटरकनेक्शन होता है बायोलॉजिकल, दैट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है, कोई थोड़े समय के लिए नहीं होती बल्कि एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है। आगे चलते हैं, बनियन ट्रीज। अब प्लांट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। प्लांट्स की तो हमने पहले चैप्टर में भी इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि प्लांट्स हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिक है ना, हमारी जो फूड चेन है उसका प्राइमरी पार्ट होते हैं। ये मैं आपको आगे इसको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम बनता है उसमें प्राइमरी हमारे किस तरीके से पेड़ प्राइमरी रूप से परमिटिव के रोल अपना कैसे निभाते हैं। आगे चलिए, स्टार्ट करते हैं बेटा ब्लू व्हेल से। हम देखिए, ब्लू व्हेल्स हमारा लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ होता है बेटा, क्योंकि एक ये अगर हम देखें तो ब्लू व्हेल का जो साइज होता है बेटा, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा, ये 100 के आसपास पहुंच जाता है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो लगभग 33 एलिफेंट्स के वेट को अगर हम जोड़ें तो वो ब्लू व्हेल्स के आसपास हमें इसका वेट मिलता है। तो ब्लू व्हेल से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे हमने स्मॉलेस्ट पढ़ा था और ये हमारा लार्जेस्ट है, जो कि इस इकोलॉजिकल सिस्टम का, इस बायोलॉजिकल सिस्टम का, इस एनवायरनमेंट का और इस अर्थ का ये भी पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, द इंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायो मीन्स लिविंग एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी। लिविंग का मतलब उस चीज का जीवित होना, मीन्स मोबाइल है वो, मोबाइल तो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी चीज का कि उसके लिविंग, और उसके साथ साथ डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मीन वैरायटी, विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब दो चीजों का अलग होना, जिसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है एक लिविंग प्लस में वैरायटी, कि कुछ चीजें लिविंग है और उनमें क्या है बेटा, वैरायटी है। वैरायटी का मतलब सारी की सारी लिविंग थिंग्स जितनी है वो सेम नहीं है, वो कॉन्ग्रुएंस नहीं है, वो सिमिलर नहीं है, बल्कि उनमें भी वैरायटी है, सब अलग अलग है बट दे आर लिविंग। उसका एक कंपोनेंट क्या है जो उनमें सेम है, वो लिविंग है, बट उनमें भी क्या है, वैरायटी है। तो लिविंग सारी जीवित वस्तुओं की वैरायटी, जितनी भी जीवित चीजें हैं उन सब में विभिन्नता ही क्या कहलाती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे एक फूड चेन या हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को दिखाया गया है। अब जैसे यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं तो देखो डिपेंड करता है ये खाना वेज है या नॉन वेज है। तो अगर हम नॉन वेज खाते हैं तब भी इस फूड चेन का हिस्सा है, अगर हम वेज खाते हैं तब भी इस फूड चेन का हिस्सा है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो हिरन है, जो यहाँ पे डियर है, वो ग्रास को कंज्यूम करता है। अब हिरन को कौन, चीता कंज्यूम करता है। अब चीता, ऐसा नहीं है कि चीता सबसे अपर स्टेज में है तो इसका मतलब उसका वो कभी
कभी हमेशा ही जीवित रहेगा, वो मरने वाला नहीं है, नहीं, दे बिकम एक्सटिंक्ट, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे कॉकरोच है, यहाँ पे नीचे आपको बैक्टीरिया दिखाई देगा पेड़ के पास, या बैक्टीरियाज है, यहाँ पे जैसे आपको स्नेक दिखाई दे रहा है, स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है। ईगल को कौन खा जाता है बेटा? ईगल को कोई भी प्राणी जो दूसरा है, जो कार्निवोरस हो, दूसरे प्राणी खा सकते हैं जो उससे बिगर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हम इस फूड चेन का हिस्सा हैं, और हम इन सब के साथ मिलकर एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। वी ह्यूमंस अलोंग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि हम हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी लिविंग हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स वेब बनाते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम का। इसका मतलब हम सिर्फ इस इकोलॉजिकल सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। सारी की सारी चीजें अपनी जगह हैं। अगर एक भी चीज को हम थोड़ा सा भी कर देते हैं, जैसे हम जैसे पेड़ भी इस इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है, तो अगर हम पेड़ों की ज्यादा कटाई कर रहे हैं तो देखो आपको दिख रहा ना, दिक्कत आ रही है ना, परेशानी आ रही है ना, कहीं पे ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि हमने जितना होना चाहिए था उस तरीके से उस चीज को वैरायटी में नहीं रखा। हमने उनकी पेड़ों की कटाई ज्यादा कर दी, तो हमने जो इन्वायरमेंटल का इकोलॉजिकल सिस्टम का जो चक्कर था ना, उसका जो फ्रेम था, उसको तोड़ दिया, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ए इकोलॉजिकल सिस्टम? यहाँ पे भी एक डिफरेंस आता है, इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज अबायोटिक? बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। तो मीन्स इकोलॉजिकल, देखो बायोलॉजिकल सिस्टम में सारी की सारी चीजें लिविंग्स थी, लेकिन इकोलॉजिकल सिस्टम में लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों होती हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल सिस्टम एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। ये डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कभी कोई भी आपके सामने बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करता है, तो इसका मतलब वो लिविंग थिंग्स की बात कर रहा है, और उन लिविंग थिंग्स में वैरायटी है। लेकिन जब भी कोई आपके सामने इकोलॉजिकल सिस्टम की बात करता है, तो यहाँ पे अब बायोटिक भी है, और बायोटिक मीन्स लिविंग की भी बात कर रहा है और नॉन लिविंग की बात कर रहा है, और इन दोनों में भी वैरायटी है। अब बायोटिक में अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे जो कि नॉन लिविंग होते हैं, तो आप वहां पे एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, सारे ये चीजें बता सकते हैं। एयर है, वाटर है, एटमॉस्फेयर है, ये सारे फिजिकल फीचर्स बता सकते हैं। और बायोटिक तो बायो से रिलेटेड होता है, दैट्स आर लिविंग, उसमें तो आपको एग्जांपल्स पता ही है, जितने भी आपको पिक्चर पर दिखाई दे रहे हैं ये सब बायोटिक है। अब बायोटिक में क्या आते हैं? लिविंग आते हैं। तो यहाँ से हमने दो चीजों को बिल्कुल क्लियर कर लिया है कि व्हाट इज ए बायोलॉजिकल सिस्टम एंड व्हाट इज ए इकोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्ट लिविंग एंड इकोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्ट लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। वी आर ओनली ए पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम। ये तो हमें पिछली स्लाइड से पता लग गया कि हम इस इकोसिस्टम का सिर्फ एक पार्ट है, और इस पार्ट में बहुत ज्यादा हम डिपेंड करते हैं इस इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर। अगर हम इसके ऊपर डिपेंड क्यों करते हैं? फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस के लिए। अगर हम इकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब अगर हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम ही नहीं होगा तो हमारी एग्जिस्टेंस भी नहीं होगी, क्योंकि इकोलॉजिकल सिस्टम ही है जो हमारी जो एग्जिस्टेंस है उसको इंश्योर करता है, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है। देखो अगर आप बोलेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, दैट इज क्वाइट मैडनेस होगी, क्योंकि लिविंग थिंग्स का वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बायोलॉजिकल। आपको इकोलॉजिकल बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपने बायोलॉजिकल बोला, वो आपके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन है, एक पार्ट में है, लेकिन टोटली रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आपको एयर की जरूरत भी पड़ेगी, आपको वाटर की जरूरत भी पड़ेगी, तो वो तो अबायोटिक हो गए ना। तो आपको किस में जाना पड़ेगा? इकोलॉजिकल सिस्टम में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। देखिए यहाँ पे क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हमारी एयर की क्वालिटी को क्या करते हैं? रिक्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हेल्प आपके सामने एग्जांपल रखा था, किसी भी एनिमल की डेथ हो जाती है और वो रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसको सड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर वहां पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो। क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जो उस रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, और जो चीज सालों साल तक होती रहेगी, सालों साल भी वो नहीं सड़ेगी, वो भी आपकी कुछ दिनों में, कुछ घंटों में उस कार्य को कर देते हैं। अब आप बोलेंगे सर इससे एयर क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो बेटे जो
वहां जहाँ पे वो एनिमल मरा हुआ है, वहां के सराउंडिंग में सारी की सारी एयर क्वालिटी खराब हो गई है, जो कि बहुत सारी डिजीज को वहां पे उसको बोन कर देगी, बहुत सारी डिजीज फैल जाएंगी। लेकिन अगर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो कुछ ही दिनों में उसको किसमें सोइल में कन्वर्ट कर देती है। अब दूसरा टॉपिक आता है कि प्लांट कैसे एयर क्वालिटी को करते हैं। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल मैडनेस वाली बात हुई ना कि आप प्लांट्स के ऊपर और एयर क्वालिटी के लिए क्वेश्चन अराइज करते हैं, क्योंकि सारी की सारी एयर क्वालिटी हमें देने वाले कौन है? ये सारे पेड़ हैं, क्योंकि पेड़ों से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। वो CO2 को ले रहे हैं और आपको ऑक्सीजन को दे रहे हैं। और CO2 हम क्या कर रहे हैं? हम CO2 सिर्फ अपने से बिलोंग ना करके हम CO2 की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं। मीन्स एक गलत काम तो हो ही रहा है, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटे जा रहा है, लेकिन उसके बदले दूसरा और ज्यादा गलत काम पोल्यूशन का हो रहा है। एक तो पहली बात तो पोल्यूशन भी कम होना चाहिए और पेड़ ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इसका टोटली नेगेटिव रिलेशनशिप चल रहा है कि पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है और पेड़ कम हो रहे हैं। इसी की वजह से हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे जो प्लांट्स होते हैं एयर की क्वालिटी को किस तरीके से रिक्रिएट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब द वाटर वी ड्रिंक एंड द सोइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड। ध्यान से सुनना बेटा, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सोइल प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर देखो वाटर है, वाटर तो हमें पीने के लिए चाहिए। दूसरा, वाटर के अलावा सोइल के बिना क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जितने भी खाने की चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हम किसके ऊपर? सोइल के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ना कुछ के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर अगर सोइल नहीं है ना, तो हम ना कोई नॉन वेज है तो उसके सोइल की आवश्यकता नहीं होगी, उसको सोइल की नीड नहीं पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ बेटा, देखो यहाँ से भी समझने की बात है। चलो ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नॉन वेज खाना खाता है, चलो ठीक है डेली खाता है, वैसे तो खाया नहीं जा सकता, लेकिन मान लेते हैं वो डेली कंज्यूम करता है नॉन वेज फूड। अब ऐसा सोचिए कि जो नॉन वेज फूड से आप एनर्जी ले रहे हो, तो जिस चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो, जिस एनर्जी को आप कंज्यूम कर रहे हो, उसके पास वो एनर्जी कहाँ से आई? दैट इज आल्सो फ्रॉम द सोइल, वो भी एग्रीकल्चर से आई। सीधी सी बात, अगर आप किसी मान ले किसी भी जैसे चिकन को खा रहे हो, तो चिकन एनर्जी कहाँ से लेता है बेटा? वो अपने दाने वगैरह से या यहाँ से लेता है। अगर आप हिरण को कंज्यूम कर रहे हो, किसी भी डियर को कंज्यूम कर रहे हो, तो वो कहाँ से एनर्जी ले रहा है? वो आपके हरे पत्तों से या चारे से वहां से ले रहा है। तो कहने का मतलब जितने भी जीव हैं जो नॉनवेज को आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको जो एनर्जी मिल रही है वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भी कहाँ से मिल रही है? सोयल से, या सोयल के द्वारा उपजाए गए वहां के प्रोडक्ट से, उसके प्लांट्स वगैरह से मिल रही है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि सोइल की आवश्यकता दोनों को होती है, वेज को भी और नॉन वेज को भी। आगे चलते हैं। देखिए, फॉरेस्ट प्ले की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। ये तो हमें पता है भाई, फॉरेस्ट हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम का क्या है? बिल्कुल की रोल है। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि फॉरेस्ट ही तो है जो हमारे लिए सब चीजों को प्रोडक्ट के रूप में प्रदान करते हैं। भाई फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारी एयर क्वालिटी कैसे अच्छी होगी? एयर क्वालिटी तो हमारा प्राइमरी चीज है ना जो हमें चाहिए बेटा। एयर क्वालिटी अगर नहीं होगी तो हम कैसे उन चीजों को ले पाएंगे, सारी चीजों को कैसे कंज्यूम कर पाएंगे, क्योंकि एयर क्वालिटी हमारी फर्स्ट नीड है। सबसे पहले हमें चाहिए क्या? हमें सबसे पहले चाहिए हमें फॉरेस्ट के द्वारा की गई एयर क्वालिटी, जो एयर क्वालिटी को उसने ठीक किया, उसके बाद हम दूसरे रिसोर्सेज के बारे में सोच सकते हैं। अब दूसरा है इकोलॉजिकल सिस्टम को, फॉरेस्ट सिर्फ हमारे तक संबंधित नहीं है। अब अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उसके अलावा जो डियर है या जितने भी आपके फॉरेस्ट के सारे एनिमल्स हैं, उनके लिए एनर्जी के लिए कुछ भी नहीं होगा। अगर उनके लिए एनर्जी के लिए कुछ भी नहीं होगा तो सारा का सारा हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम बिल्कुल क्रैश कर जाएगा विदाउट फॉरेस्ट। तो इसलिए हमारे लिए फॉरेस्ट क्या करते हैं? की रोल हमारे लिए क्या रहते हैं? दे आर आल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब क्या है? जब भी की चेन आती है, आपकी फूड चेन आती है, तो सबसे नीचे को हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस क्या करते हैं? फॉरेस्ट से जो वो प्रोड्यूस करते हैं, वहां से वो उन चीजों को कंज्यूम करते हैं। दे ऑन विच ऑल अदर लिविंग बीइंग डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम भी डिपेंड करते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में, और जितने फॉरेस्ट के बींग्स हैं वो भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ तक हमने इससे पहले जो पढ़ा वो आपका, आप बोलेंगे सर टॉपिक से इररेलेवेंस था। बिल्कुल भी इररेलेवेंस नहीं था। बिल्कुल आपको समझाने के लिए बताया गया व्हाट इज बायोलॉजिकल, व्हाट इज इकोलॉजिकल, और आपके फॉरेस्ट किस तरीके से अपना की रोल प्रदान करते हैं। एक बार दोबारा फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ।
बायोलॉजिकल्स का मतलब होता है ओनली लिविंग चीजों से, और इकोलॉजिकल का मतलब होता है बायोटिक प्लस अबायोटिक चीजों से, लिविंग प्लस नॉन लिविंग चीजों से, और हम किसका, एक इकोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है। अगर बायोलॉजिकल की बात होगी, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोलॉजिकल की बात करूंगा, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट्स हैं, उस सब मैं बायोलॉजिकल की बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं पूरे के पूरे एयर को, एटमॉस्फेयर को, वाटर को, सोयल को, सब चीजों को लेता हूँ जो कि फिजिकल है, जिनमें लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग है, तो मैं बोलूंगा कि दैट इज इकोलॉजिकल सिस्टम। अब देखिए फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। अब देखो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा का मतलब होता है जितने भी स्पीसीज हैं, किसके, प्लांट्स के स्पीसीज हैं, और फोना का मतलब है जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो हमारी इंडिया में है। इंडिया हैज यूनिक, बिल्कुल सही बात है, इंडिया हैज सम यूनिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हमारे पास मिलते हैं बेटा। दूसरा, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो यहाँ पे देखना, बायोलॉजिकल आया तो बेटा टर्म वाइज चलना है, बिल्कुल कोई भी डाउट का निशान नहीं रह जाए। बायो का मतलब आया तो मीन्स लिविंग बात हो रही है, यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जो लिविंग है, तो हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी देखें, वो भी क्या बेटा, बिल्कुल ही डिफरेंस है। इंडिया 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। 8%, पूरे वर्ल्ड में अगर 100% है स्पीसीज, तो 8% स्पीसीज हमारे यहाँ पे है, इंडिया में प्रेजेंट है। अगर बात आती स्पीसीज क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ एनिमल होता है। देखो मैंने पीछे बायोलॉजिकल में लिविंग की बात की, तो लिविंग से ही नया टर्म क्या है बेटा, स्पीसीज आए हैं, जो 8% हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ एनिमल, प्लांट्स और अदर लिविंग थिंग्स। देख लेना बेटा, जैसा मैंने बोला था कि किन की लिविंग थिंग्स की बात होगी, बायोडाइवर्सिटी आई है तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या अदर लिविंग थिंग्स हैं, वो ग्रुप होता है एनिमल्स का, उनको स्पीसीज बोलते हैं। जो कि स्पीसीज में उनका दे शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, एंड दैट आर क्लासिफाइड एज अलाइक इन सम मैनर, और वो किसी न किसी तरीके से ऐसे क्लासिफाइड किए गए हैं कि उनका मैनर बिल्कुल सेम है, सम मैनर के रूप में। जैसे अगर मान ले हाथी की बात करना हो, तो हाथी के भी तो टाइप्स होते हैं ना, तो क्या सभी को हम अलग अलग टाइप्स के रूप में बांटेंगे, नहीं, वो एक स्पीसीज के रूप में लिया जाएगा। अगर हम मान ले कोई स्पीसीज ले लेते हैं, हम स्पीसीज को मान ले, हम ऐसे मानते हैं कि कोई लैंड पे रहता है स्पीसीज, और कोई हमारा वाटर के अंदर रहता है, तो एक को हमने क्या बोल दिया, एक्वेटिक बोल दिया, और दूसरे को क्या बोल दिया, जो लैंड पे रहता है उसको दूसरा टाइप बोल दिया। या हमने दूसरी तरीके से बोल दिया, जो बच्चों को जन्म देते हैं तो स्तनधारी जिनको बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं बेटा जिनको, तो उस तरीके से भी हम स्पीसीज का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके द्वारा स्पीसीज का हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेकिन स्पीसीज होता क्या है, जो शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके अंदर होते हैं। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स में उनके उनका शेप हो सकता है, उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब आगे देखिए, एस्टिमेटेड टू बी 1.6 मिलियन, दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, दैट 1.6 मिलियन ऑफ फ्लोरा, सॉरी फोना आर प्रेजेंट इन इंडिया। 1.6 मिलियन है बेटा जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए, अब यहाँ पे हम आगे बात करते हैं, एक मिनट। India has over 81,000 species of fauna and 47,000 species of flora are found in this country बेटा। फोना की अगर हम बात करें तो 81,000 जो कि एनिमल से रिलेटेड है, और फ्लोरा की बात करें तो 47,000 जो हमारे मिलते हैं, ये हमारी अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। On the estimated of 47,000 plant species, about 15,000 flowering species are endemic, indigenous है बेटा वो बिल्कुल कगार पर है। ये हमारी ही तो है, सबसे मेन चीज क्या है, ये हमारी ही लापरवाही तो है ना, वो इंडाइजीनियस हो रहे हैं बेटा। ये हमारी ही दिक्कत है, क्योंकि हमारा अगर हमारे पास इतनी ज्यादा वैरायटी में ये चीजें प्रेजेंट है, तो उन सब की देख रेख करना, उन सबको अच्छे से रखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन आज इस मॉडर्नाइजेशन के जमाने में ये हर चीजों को हम क्या करें, सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए सबसे मेन प्रॉब्लम है। अब देखो वेनिसिंग फॉरेस्ट हो रहे हैं, फॉरेस्ट को हम क्या करें, वेनिश कर रहे हैं। अब वेनिसिंग फॉरेस्ट का हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। इसके रीजन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, वो आपको देखो रिवाइज होने चाहिए, अब आपके माइंड में आनी चाहिए वो बातें। वेनिसिंग फॉरेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आगे आ जाता है वाई, क्यों हो रहे हैं वेनिसिंग फॉरेस्ट। तो फॉर एग्रीकल्चर के लिए बोल सकते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसके लिए बोल सकते हो,
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर थी वो भी इसका रीजन हो सकता है, या फिर कोई भी यहाँ फ्लड वगैरह के कारण भी, इन चीजों के कारण अदर कुछ मैटर्स है जिनके कारण आपके फॉरेस्ट वेनिश हो सकते हैं। लेकिन इंडिया हैज ओनली 19.39% ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। लेकिन मैंने पीछे आपको बताया भी था जो कि 33% होना चाहिए, उसके हिसाब से बहुत ही कम एरिया है जो इंडिया का 19.39% आता है। लेकिन अगर बात करें तो हम यहाँ पे 33% एरिया तो बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ये आप ना 33% कुछ स्टेट्स में है भी, लेकिन इंडिया का जब भी देखा जाएगा तो एवरेज देखा जाएगा कि भाई एवरेज पूरा कितना है जो कि हमारा प्रेजेंट है। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि फॉरेस्ट से पेड़ों को काटना इन इंडिया इज टेकिंग प्लेस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल पर हो रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात है। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप में से या किसी भी, आपने कभी अपने पापा को या अपने चाचा आपके आसपास पड़ोस में किसी को सिगरेट पीते हुए देखा होगा। तो एक कंपनी है बेटा जो अमेरिका की है, जो हमारे यहाँ पर सिगरेट वगैरह को बनाती है। तो उस सिर्फ सिगरेट का एक पाउच बनाने के लिए हम बहुत ज्यादा करोड़ों पेड़ों को हर साल काट देते हैं। हम करोड़ों पेड़ों को हम काट देते हैं सिर्फ किस चीज के लिए? सिर्फ हमारी, जो बोला था ना गांधी जी ने बोला था, ग्रीड के लिए, कुछ सेल्फिश लोगों के लिए जो सिर्फ सेल्फिश अपने बारे में सोचते हैं, अपनी यूटिलिटी के बारे में सोचते हैं, अपनी सिगरेट पीने से मतलब रखते हैं। उस वहां पे जहाँ पे पेपर वो बनाया जाता है सिगरेट के लिए, उसके कारण भी इंडिया में बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है। वरना हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट के रूप में देखें, हमारे पास बहुत ही वैरायटी के रिसोर्सेज है, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्पीसीज मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के पेड़ पौधे हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं बेटा। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको भी अगर पेड़ लगाने का कभी मौका मिले तो बेटा आपको पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी पेड़ लगाते वक्त अपने बारे में मत सोचिए, कभी भी मत सोचिए, सिर्फ आप उसको लगा दीजिए विदाउट एनी थिंकिंग, बात खत्म। बस सीधी सी बात है कि जैसा हम, हमारे लिए भी तो किसी ने पेड़ लगाए होंगे ना जिनका हम यूज कर रहे हैं, तो हमें भी पेड़ लगाने चाहिए ताकि कोई दूसरा हमारे पेड़ों का यूज कर सके, that is known as our future generation. The forest cover in the country is estimated 637,293. इतने स्क्वायर किलोमीटर है, 637,293 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है बेटा, वो हमारा किसके अंडर आता है? फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। 6,37,293 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जो हमारा फॉरेस्ट कवर है। लेकिन इन इंडिया वी हैव डेंस फॉरेस्ट, हम है 11.48%, जो घने जंगल है जिनको हम बोलते हैं। ए डेंस फॉरेस्ट इज ए फॉरेस्ट थिक विद ट्रीज, जहाँ पे मोटे मोटे वृक्ष पाए जाते हैं, और हैविंग ट्रीज ग्रोइंग वेरी क्लोजली टुगेदर, वेरी क्लोजली एक साथ होते हैं, बिल्कुल वेरी क्लोज होते हैं, उनको बोलते हैं हम डेंस फॉरेस्ट। एंड ओपन फॉरेस्ट 7.76% है। और ओपन फॉरेस्ट आर मिक्सचर ऑफ ट्रीज भी होते हैं, सब झाड़ियां भी होती हैं और ग्रासेस वगैरह भी होती हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे झाड़ियां वगैरह भी हैं, ये 7.76% है। इन विच अनलाइक क्लोज फॉरेस्ट द ट्री कैनोपीज डू नॉट फॉर्म ए कंटिन्यूअस क्लोज कवर, जहाँ पे ट्री जो है ना कंटिन्यूअस नहीं है बेटा, बिल्कुल एक पेड़ हो गया, उससे कुछ दूरी पर दूसरा पेड़ है, कुछ दूरी पर तीसरा पेड़ है, वहां पे कंटिन्यूअस नहीं है, वो लगातार पेड़ नहीं है, डेंस फॉरेस्ट नहीं है जैसे कि डेंस फॉरेस्ट में होता है। और मैंग्रोव 0.5% है। द टाइप ऑफ फॉरेस्ट थ्राइव्स ऑन द कोस्टल एरिया में, जैसा कि आपको पिक्चर में नीचे दिखाई दे रहा है, कोस्टल में होता है ना, स्वैम्स बोलते हैं जिनको, जो हमारे, मान ले जैसे हमारी कोई भी लेक है या कोई भी नदी वगैरह है, उसके जो कोस्टल पे पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया पे, वहां पे जो मिलते हैं उनको हम स्वैम्स बोलते हैं। ये स्वैम्प इज ए वेटलैंड होती है, दैट इज फॉरेस्टेड है, वेटलैंड, बट वो कैसी है? फॉरेस्टेड है, वहां पे पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1999, the dense forest cover has increased by 10,098 स्क्वायर किलोमीटर सिंस 1997 में। जितना हमारा फॉरेस्ट था, अब वो कितना इंक्रीज हुआ है? वो 10,098 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। दिस अपैरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू द प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज। बहुत सारी एजेंसीज हैं, जो अलग अलग एजेंसी जो इन बातों को समझती हैं, जो बातों को समझते हैं कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस कार्य में लगी हुई है। टी प्लांटेशन है, कोकोनट की
प्लांटेशन हो रही है। तो ये हमारी सारी की सारी चीजें, द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन। लेकिन उन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया है। उन्होंने जो एरिया आपको बताया है 10,098 स्क्वायर किलोमीटर जो है, वो स्टेट फॉरेस्ट ने बताया कि मैं उनमें ये डिफरेंशिएट नहीं किया कि नेचुरल कितने हैं और प्लांटेशन हमने लगाए हैं वो कितने हैं। उन्होंने इस चीज में डिफरेंशिएट नहीं किया है। तो इसका मतलब उन्होंने दो चीजों को इंक्लूड किया है, प्लांटेशन को भी और नेचुरल फॉरेस्ट को भी। आज के लिए क्लास में इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपको अगली क्लास में करेंगे। आज जो आशा करता हूँ जो आज हमने किया आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी आप उसका रिवीजन कीजिए और कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को दोबारा अगली वाली वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। थैंक यू।